हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ऋतिक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऋतिक स्टडी जोन में। आज हम फिर से प्रकाश के परावर्तन का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप इससे पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके आप 1 से लेकर 20 तक ऑब्जेक्टिव को देखें। उसके बाद 21 से आज का हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में 21 से देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है किसी माध्यम में प्रकाश 21 नंबर, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को, ऑप्शन ए में है गर्म करती है, दो में है प्रकाशित करती है, माध्यमों के कण को गति प्रदान करती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ये आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा? इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ये तीनों करता है, गर्म भी करती है और प्रकाशित भी करती है और माध्यमों के कण में गति भी प्रदान करती है। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? तो चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश एक विकिरणीय ऊर्जा का रूप होता है। किस ऊर्जा का? विकिरणीय ऊर्जा का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस पर। और तरंग कैसा है? तो आपको प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा है? एक ऊर्जा का भी रूप है। तो ऊर्जा कैसा है? तो विकिरणन ऊर्जा है। और तरंग कैसा है? तो चुंबकीय तरंग है। तो चलिए 23 नंबर हम लोग क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। 23 क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश की तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? चलिए बहुत जस्ट पता है कि प्रकाश का जो तरंग होता है वो किस तरह से, ध्वनिक तरंग के समान होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग होता है कि कोई तरंग नहीं, कि इनमें से कोई नहीं? तो भल बताए कि आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सा तरंग हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश की तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार की माध्यम की आवश्यकता होती है? बताइए, प्रकाश की तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार की माध्यम की आवश्यकता होती है? तो चलिए ऑप्शन में आपका कह रहा है कथी, द्रव्यात्मक माध्यम की, कि किसी प्रकार की माध्यम की नहीं, कि सी और डी, की डी में है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कथी, बी, कि प्रकाश। आपको पढ़ाया है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश निर्वात में भी चलती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अन्य बाधाओं की तुलना में होती है। क्या कर रहा है? प्रकाश का तरंग अन्य बाधाओं के तुलना में होती है। तो बहुत छोटा कि बहुत बड़ा कि समान कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कथी, यह जो होता है बहुत छोटा होता है। अन्य बाधाओं की अपेक्षा क्या होता है? छोटा होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 26। चलिए 26 की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश किरण है। तो चलिए प्रकाश का एक बिंदु पथ है कि किरण का बिंदु पथ है कि ए और बी दोनों है? तो बताइए 26 का आंसर हो जाएगा कि 26 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का बिंदु पथ होता है। कैसा होता है? प्रकाश का बिंदु पथ, माने प्रकाश की किरण जिस पथ पर चलता है, जिस बिंदु पर चलता है, उसी को तो प्रकाश किरण कहते हैं ना। हाँ तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन के हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका 27 नंबर क्वेश्चन। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है। अवतल दर्पण, तो देखिए एक अवतल दर्पण होता है, आप लोग एक उत्तल दर्पण पढ़े हैं। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो आपको बताइए, तो उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वह होता है धनात्मक। कैसा होता है? धनात्मक। कैसा होता है? धनात्मक। अवतल दर्पण के फोकस दूरी होता है उसका क्या होता है? ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण के फोकस दूरी कैसा? ऋणात्मक। कैसा होता है? तो ऋणात्मक। तो ऑप्शन बोलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। कैसा होगा? ए। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ कह रहा है कथी, किस प्रकार किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? अग्रदीप माने आगे वाला दीप में। तो आगे वाला दीप में क्या होता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे वाला
अवतल दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है, और साइड मिरर के रूप में किस दर्पण के लिए किया जाता है, तो उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अग्र का रहा है, आगे वाला दर्पण जो है हेडलाइट लाइट की तरह होता है, तो इसका जो क्या हो जाता है, अवतल दर्पण का बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दर्पण का सूत्र है, बताइए दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र सुनिए। दर्पण का सूत्र एक पूछता है, एक पूछता है आपसे कथी, लेंस का सूत्र। कथी का, लेंस का सूत्र। कथी का पूछता है, लेंस का सूत्र पूछता है। तो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र, तो दर्पण सूत्र में जब रहेगा तो वो प्लस, कथी रहेगा, प्लस वाला। जैसे प्लस वाला कहने का मतलब हुआ 1/v 1/u बराबर 1/f, और लेंस सूत्र पूछ देगा इसी को तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, सेम टू सेम होता है। चलिए फोकस पर अभिसारित करने वाले किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर हो जाता है। बताइए जब भी फोकस को अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद क्या हो जाता है, समानांतर हो जाता है। किस दर्पण में, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। F बराबर R/2। तो चलिए आप लोग पढ़े हैं कि F बराबर जो होता है वह R/2। आपको सर जी लोग पढ़ाए हैं कि F बराबर R/2 को सिद्ध कीजिए, एक बार अवतल दर्पण में और एक बार उत्तल दर्पण में। कौन दर्पण में, उत्तल, अवतल उत्तल दोनों। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन में क्या, 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बीम से बाहर पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होगा। सुनिएगा, सीधा होना चाहिए, बीम से बाहर पाया जाएगा, और कैसा होना चाहिए, आभासी होना चाहिए। तो इसका देखिए एक में दिया है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, बी में दिया है वक्रता केंद्र, सी में दिया है वक्रता केंद्र पर, और डी में है दर्पण ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो इसका आंसर बताइएगा कैसा होगा। इसका आंसर दर्पण हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव के ना, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए 33 नंबर देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन पर किस किरण आलेख सही है, बताइए किस किरण आलेख सही है। तो देखिए इधर किरण आलेख, प्रकाश का परावर्तन जिस पर होता है उसी साइड से वह निकल जाता है। आपको पढ़ाया गया है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी बराबर है, दोनों नहीं है। यहाँ देखिए ये गया है कि नहीं, भाग गया है, कोई पता नहीं चला है। यहाँ देखिए प्रकाश का परावर्तन आया, यहाँ पे आया, यहाँ से विलंब खींचा गया, और दोनों 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका क्या, सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। चलिए अवतल दर्पण के पराकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान होता है। देखिए उल्टा के लिए होता है इसका ऋणात्मक मान, और सीधा के लिए इसका मान कैसा हो जाता है, धनात्मक। तो इसका आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिएगा 35 नंबर। अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होगा। सीधा प्रतिबिंब के लिए देखिए हम बताए हैं अभी, सीधा प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, धनात्मक, और उल्टा के लिए क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर कैसा हो जाएगा, कौन होगा, 36। 36 में देखिए कह रहा है कथी, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने। तो बताइए समान आकार के बनना है जब भी ना, तो उसको रख दीजिए, जैसे ही कहेगा समान आकार के दर्पण में, तो इसको रख दीजिएगा वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखिएगा, वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखिएगा, वक्रता केंद्र पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करा, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब का पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो प्रतिबिंब की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता के
मापन के लिए जरूरी है। तो चलिए 37 का बताइए। दर्पण तथा पर्दे के बीच में रखना होगा, तब जाके वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, माने प्रतिबिंब बनेगा कैसा, वैसा बनेगा, जरूरत जितना उसको है उतना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 38। अवतल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सौदा आभासी सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा आवर्धन? आवर्धन क्या होगा? सीधा होना चाहिए, तो आवर्धन आपका कैसा होगा? धनात्मक होगा। जैसे ही सीधा बोला कुछ भी आवर्धन में, तो सी क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा? धनात्मक। धनात्मक माने ऑप्शन में क्या दिया है? ए में है। चलिए 39 नंबर। किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन m क्या होगा जब प्रतिबिंब का आकार h डैश हो और वस्तु का आकार h हो, तो आवर्धन m बराबर। तो चलिए आवर्धन m बराबर क्या हो जाता है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या कर रहा है? डैश से, और वस्तु की ऊंचाई से n से। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र 12 होता है? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? 12। छोटा कहेगा और 12 कहेगा, तो 12 कहेगा तो उत्तल दर्पण, और छोटा कहेगा तो अवतल दर्पण। 12 कह रहा है तो 12 कह रहा है तो मार दीजिए किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण में हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू मेरे दोस्त।